स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। और आज का विषय है कोरोना को हराना है, वैक्सीन लगाना है, लेकिन कैसे, ये सवाल है। इसी पे आज बातचीत करेंगे। देश में इस समय जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है वो काफ़ी धीमा है, बहुत लचर कह सकते हैं आप। आंकड़े आपके सामने हैं, आप भी चेक कर सकते हैं। जो रफ्तार पहले थी अब वो धीरे धीरे घट के 20 लाख के एवरेज के आसपास आ गई है। और इस रफ्तार से बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन्वाइट किया गया है, यानी अब 18 से लेके किसी भी उम्र का व्यक्ति वहाँ जा सकता है, इसलिए नंबर्स कम हो रहे हैं। तो एक बड़ी समस्या ये है कि जो पूरा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है ये कैसे चल रहा है। दूसरी बात, जो कोरोना के नंबर्स में है, आज भी 3.5 लाख का आंकड़ा सामने दिख रहा है, लेकिन कुछ डिटेल पॉइंट्स अगर आप उसके देखेंगे तो उसमें आपको थोड़ी सी उम्मीद बनती है कि एक्टिव केसेस की संख्या तेज़ी से कम हो रही है और जो रिकवरी रेट है वो तेज़ी से बढ़ रहा है और जो पॉजिटिविटी रेट है वो 17% पे आ गया है। लेकिन क्या हम लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं? क्या अनलॉक करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं? जैसे महाराष्ट्र की मुंबई में बहुत कम केस हो गए हैं, तो क्या महाराष्ट्र को खोला जा सकता है? अगर नहीं खोला जा सकता तो इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं और हम क्यों नहीं खोल पाएंगे? और अगर नहीं खोल पाएंगे तो ये लॉकडाउन कब तक चलेगा? ये महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि इसी के बीच में इसका इलाज छिपा हुआ है। आपके सामने लॉकडाउन है, नंबर ऑफ केसेस कम हो रहे हैं, उसका रीज़न साफ है, लेकिन वैक्सीनेशन उसका एक उपाय है जिसके बाद आप ओपन अप कर सकते हैं, चीज़ों को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। लेकिन जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन की पॉलिसी चल रही है उसमें बहुत सारे सवाल हैं। कैसे चल रही है, किसको कितनी मिल रही है, कब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, कब लोगों को मिल पाएगी, ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। इसी पे आज बातचीत करेंगे कि हम हारना तो चाहते हैं, हराना तो चाहते हैं कोरोना को, लेकिन कैसे, उसका जवाब हमें आज चाहिए। परिचय करा दे, हमारे साथ जो मेहमान हैं, अपराजिता सारंगी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। कांग्रेस की तरफ से चरणजीत सिंह सापरा साहब हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे। इसके साथ ही हमारे दिल्ली में जो हमारे सहयोगी हैं, ब्यूरो चीफ हैं लक्ष्मण रॉय, पॉलिसी एडिटर हैं, बहुत सारी सरकारी दफ्तरों के ये आसपास चक्कर लगाते हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं। तो हमने आज ये सोचा कि आज लक्ष्मण राय को पकड़ा जाए और इनसे ज़रा ये समझा जाए कि सोच क्या है सरकार, क्योंकि हम तो समझ नहीं पा रहे हैं। तकरीबन 40 आवाज़ अड्डा मैं कर चुका हूं, अभी तक मुझे नहीं समझ में आया कि क्या पॉलिसी लेके सरकार चल रही है। हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बातचीत इनसे भी होगी। स्वागत है आप सभी का। लेकिन पहला सवाल सारंगी जी आपसे, मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या ये लॉकडाउन कंटिन्यू रहेंगे क्या, या कैसे उनको खोला जाएगा? शायद अभी थोड़ी दिक्कत है। सापरा साहब, आपके पास मुंबई में लॉकडाउन खोलने की तैयारी है क्या आपकी? सब ऐसा है कि लॉकडाउन खोलना है या नहीं खोलना है ये तो सरकार तय करेगी। आज कैबिनेट की मीटिंग भी है, अभी भी कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, शायद उसमें तय होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन खुलने के कोई आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुंबई के अगल बगल में, खाली आप मुंबई देखेंगे तो ठीक है, यहाँ पर केसेस काफी कम हुए हैं, 1700 केसेस प्रतिदिन अभी आ रहे हैं, जहां पर 11,200 11,300 भी आ रहे थे। तो लेकिन बगल के जो और भी जिले हैं या डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जो लोग ट्रेवल करते हैं, उससे फिर संक्रमण बढ़ सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि राज्य की सरकार कोई लॉकडाउन खोलने का निर्णय लेगी। हाँ, ये हो सकता है कि मुंबई के अंदर थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन हो सकता है कि जो दुकानें अभी 11 बजे तक खुल रही हैं उनको शायद थोड़ा और समय दे दिया जाए, उस समय तक वो खुली रहे। लेकिन ये कैबिनेट का निर्णय है, कैबिनेट की मीटिंग अभी चल रही है और महाराष्ट्र को हमको पूरे तरीके से देखना पड़ेगा। एक मुंबई को अलग करके उसमें नहीं देखा जा सकता। मुंबई के अंदर पर्याप्त हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, यहाँ पर बहुत सा अपडेशन हुआ है, ऑक्सीजन की यहाँ पर तकलीफ नहीं हुई क्योंकि ऑक्सीजन मैनेजमेंट अच्छे तरीके से हुआ था। रेमडेसिविर की बहुत ज्यादा यहाँ पर तकलीफ नहीं हुई क्योंकि फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट ने उसको अपने कंट्रोल में ले लिया था। लेकिन यही परिस्थिति कहीं और ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह से नहीं थी। तो महाराष्ट्र एज अ होल राज्य करके इसको देखना पड़ेगा। और जिस तरह से टीकाकरण चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर, जो टीके आने हैं केंद्र सरकार के, वो टीके ही नहीं आ रहे हैं। हमारा जो टीकाकरण का एक प्रोसेस चल रहा था, हम दिन में 6 लाख 7 लाख टीकाकरण भी कर रहे थे, लेकिन आज वही टीकाकरण जो है वो 45% पर आ गया है। मुंबई के अंदर ही कम से कम 50% टीकाकरण के केंद्र जो है वो बंद है, क्योंकि ना तो कोवैक्सीन आ रही है ना कोविशील्ड आ रही है। 44 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनके सेकेंड डोज का इंतजार हो रहा है और
कल हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने यह भी निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि कोवैक्सीन केंद्र सरकार की तरफ से उपलब्धता नहीं हो रही है, तो हमने जो 2,75,000 कोवैक्सीन खरीद करके रखे थे 18 से 44 साल के लोगों के लिए, उसको भी रोकना पड़ रहा है। वही इंजेक्शन जो है, वही वैक्सीन जो है, हम 45 के ऊपर के लोगों को जो सेकंड डोज चाहिए, वो सेकंड डोज के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। यानी जो राज्य सरकार ने पैसे देकर के खरीदे हैं, उसको हम आगे 45 के ऊपर का जो वर्ग है, जिनको मुफ्त में लगना है, उनको मुफ्त में हम वो करेंगे, क्योंकि उस वर्ग के लिए मात्र 35,000 टीके खाली बच गए हैं, जो कि 1 या 1.5 दिन में समाप्त हो जाएंगे। तो 2,75,000 और ये 35,000 मिलाकर के कम से कम हम 6-7 दिन टीकाकरण कोवैक्सीन का चला सकते हैं। तो ऐसे हर रोज यहाँ पर फायर फाइटिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि केंद्र से जो टीके आते हैं वो उस तरह से चरणजीत सिंह जी, या पीडीएस सिस्टम। चरणजीत सिंह जी सुनिए ना, छापरा जी, मुंबई के मॉडल की बहुत तारीफ हो रही है और सही भी है कि यहाँ बहुत इफेक्टिवली उसको लागू किया गया, लेकिन उस सफलता के पीछे का राज ये है कि लॉकडाउन है। यहाँ पे केवल सुबह 7 से 11 दुकानें खुलती, उसके बाद सब कुछ बंद हो जाता है। ये सफलता का राज है, ये सबको पता है। मेरा जो सवाल यही है कि आप खोलने की स्थिति में हैं क्या? आप कॉन्फिडेंट हैं क्या कि खोल पाएंगे? और नहीं खोल पाएंगे तो वैक्सीनेशन उसका तरीका है, लेकिन आप वैक्सीनेशन भी नहीं कर पा रहे हैं। अब तो आपको अलाउ कर दिया गया है कि आप खरीद लाइए, खूब सारी ऑर्डर कर दीजिए। कर पा रहे हैं क्या आप? नहीं, देखिए, अब दो हिस्से हैं। एक तो वैक्सीनेशन जो केंद्र सरकार से आना है, वो हमको पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रहा है। जो हमने ऑर्डर करना है, वो हमने ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ है। इनको सीरम इंस्टीट्यूट को भी और भारत बायोटेक को भी ऑर्डर प्लेस कर दिए गए हैं, लेकिन दोनों कंपनियों ने हमको लिखा है कि मई की आखिरी हफ्ते तक हम आपको एक भी डोज नहीं दे सकते हैं। ये दोनों इंस्टीट्यूट से हमें चिट्ठियां आ गई हैं। अब देखिए, केंद्र सरकार ने और गलतियां कहा कि हैफकिन इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र का बहुत ही प्रचलित इंस्टीट्यूट है, जिसने 70 साल में वो तमाम सारे टीके बनाए हैं जो इस देश में उत्पन्न हुए हैं। हैफकिन इंस्टीट्यूट केंद्र सरकार से परमिशन मांग रहा था दिसंबर के महीने में, लेकिन उनको परमिशन मिली है अप्रैल के आखिरी हफ्ते में। यानी केंद्र सरकार भी ये रोक के क्यों अपनी नीतियां चला रही है, समझ में नहीं आया है। भारत बायोटेक को अगर हम देखें, भारत बायोटेक की आईपीआर क्यों केंद्र सरकार ने रोक करके रखी है? वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तो हम सबकी है ना। हमारे टैक्स के पैसे से उन्होंने, आईसीएमआर ने और पुणे वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है, उन्होंने मिलकर के ये इंजेक्शन बनाया है। अब उसको आप लाइसेंसिंग में क्यों नहीं उतारते हैं? आज हमारा देश जो है वो फार्मास्यूटिकल हब है। हमारे यहाँ पर हजारों मैन्युफैक्चरर हैं जो भारत बायोटेक जैसा कोवैक्सीन बना सकते हैं। क्यों नहीं केंद्र की सरकार इसको ओपन करती है और हमारे पास भारत के अंदर ही इतने प्रोड्यूसर हो जाएंगे जो कोवैक्सीन को डेवलप करेंगे। आज कोवैक्सीन बनाने की भारत बायोटेक की ताकत बहुत छोटी है, वो मात्र 1 करोड़ तक बना सक रहे हैं। और जो उन्होंने रैंपिंग भी करना, जो बढ़ानी भी है प्रोडक्शन। जी छापरा जी रुकिए, सकते हैं। तो ये सारी, जी छापरा जी रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, सुनिए, एक सेकंड लेता हूं। हाँ रुकिए अभी आप। लक्ष्मण राय, 2 सवाल महत्वपूर्ण बनते हैं, एक एक करके पहले मैं आपसे पूछता हूं। मुझे तो आपको पहले ही बताइए कि ओवरऑल केंद्र सरकार इसमें क्या पॉलिसी है, डिसीजन है, रणनीति है, सोच है कि ये वैक्सीनेशन कैसे चलेगा? आप उनकी क्या सोच है इस बारे में? देखिए, जो मैं देख रहा हूं केंद्र सरकार के इस मोर्चे पे पॉलिसी को, खास तौर से पिछले साल से जब मैं लगातार फॉलो कर रहा हूं, तो मुझे लगा कि शुरू में सरकार को लग रहा था कि चीजें काफी व्यवस्थित तरीके से होंगी और हम अपने तरीके से वैक्सीनेशन करते जाएंगे, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं होगा। और शुरू में जो नीति अपनाई उन्होंने लॉन्ग टर्म नीति नहीं अपनाई थी। सबसे बड़ी गलती यही हुई थी, और शॉर्ट टर्म नीति अपनाई थी। और इसका नतीजा यह हुआ कि जब मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती गई, दबाव बना के वैक्सीनेशन ड्राइव का दायरा बढ़ाइए, तब फिर सरकार को लगा कि अब तो हमारी पॉलिसी फेल कर रही है। तो सरकार की जो पॉलिसी पहले तक थी, नवंबर से लेकर के फरवरी तक, वो पॉलिसी अब सरकार छोड़ चुकी है। अब फरवरी से जो नई पॉलिसी मार्च से अपना रही है सरकार, उस पॉलिसी पर सरकार अमल कर नहीं पा रही है, क्योंकि अमल करना अब संभव है नहीं। एक तरीके से सरकार बीच में मझधार में फंसी हुई है। छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको बताऊंगा कि आप पूना वाले की बाइट को ही सुनिए, तो उन्हें साफ तौर से कहा था कि हमारे पास जो है
फरवरी के आखिर तक सिर्फ 21 मिलियन डोज का ऑर्डर मिला था। हमें पता ही नहीं था कि सरकार आगे हमसे खरीदने वाली है कि नहीं खरीदने वाली है। और मार्च में जब मरीजों की संख्या बढ़ने लगी तब 110 मिलियन डोज का ऑर्डर मिला। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूनावाला ने खुद आधिकारिक तौर पे अपने इंटरव्यू में कहा है। दूसरी तरफ जो अभी हालात हैं वो ये है कि सरकार अगर पूरे वैक्सीनेशन ड्राइव को 100% कैपेसिटी से चलाना चाहे तो 200 से 250 मिलियन डोज की जरूरत पड़ेगी इनको हर महीने। लेकिन उपलब्ध कितना है? 70 से 80 मिलियन डोज उपलब्ध है। तो मुझे लगता है कि हालात काबू में आने में सरकार को कम से कम जून जुलाई तक इंतजार करना पड़ेगा। और अभी जो स्थिति है इसमें यही कि आनन फानन में सरकार ऑर्डर दे रही है। जैसे हमने अभी देखा कि 22 अप्रैल को और 10 मई को बड़े ऑर्डर दिए गए। 22 अप्रैल को 11 करोड़ और 10 मई को यहां पे 10 करोड़ डोजेस का ऑर्डर दिए गए हैं। लेकिन ये ऑर्डर जल्दी पूरा होने वाला भी संभव नहीं है। तो मुझे लगता है वैक्सीनेशन पर फिलहाल केंद्र सरकार राज्य सरकार आपस में वाद विवाद करती रहेगी, लेकिन लोगों को वैक्सीनेशन का इंतजार करना पड़ेगा सिर्फ इस वजह से क्योंकि केंद्र सरकार की नीति जो पहले थी वो फेल हो चुकी है और नई नीति अमल में लाना मुश्किल हो रहा है। अब राजदा जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो अभी 2 व्यूज आप सुन चुकी होंगी। जी बिल्कुल आ रही है। पॉलिसी नाम की कोई चीज थी नहीं जी। 2 हिस्सों में अगर उसको तोड़ दें तो पहले एज्यूम नहीं किया और जब एज्यूम किया तो काम हो नहीं पा रहा है। अब इसमें जो मेरा मूल सवाल था कि अगर नंबर्स को मैं देखूं, अगर मैं 90 डेज के नंबर को प्लॉट करूं कोरोना के, तो राहत की उम्मीदें दिख रही हैं। लेकिन किसी राज्य सरकार की हिम्मत नहीं होगी कि वो लॉकडाउन हटा दे या ईज भी करने की सोचे, क्योंकि जिस कीमत पर इसको हासिल किया गया है कि थोड़ा कंट्रोल आया है, वो कैसे करेंगे आप? हटाते फिर शुरू हो जाएगा। लेकिन जो उसके बीच में जो करना चाहिए था वो हो नहीं पा रहा है। आप मुझे समझाएंगे कि केंद्र की वैक्सीनेशन पॉलिसी क्या है? आप सबको मेरा नमस्कार। मेरी गुजारिश है कि वैक्सीन पर इतनी वाद विवाद न की जाए। सेंटर ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एफिडेविट फाइल की है कल, और उस एफिडेविट को अगर आप पढ़ें तो सारी बातें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसा कह देना कि कोई वैक्सीन पॉलिसी नहीं है, सरकार ठहर गई। देखिए एंड प्रोडक्ट क्या है, आउटकम क्या है, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं, 3 कैटेगरीज के लोग हैं, 3 वर्ग के लोग हैं, उन सबका वैक्सीनेशन हो और जितना शीघ्र हो उतना अच्छा। इसके बाद क्या किया गया? भारत सरकार की तरफ से सारे लोगों के साथ बैठकर बातचीत की गई, सबके मतामत लिए गए, मंतव्य लिए गए। बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स ने कहा विकेंद्रीकरण करिए वैक्सीनेशन का। उसके बाद इसे 50-50% में विभक्त कर दिया गया। जहां तक 45 वर्ष से ऊपर का सवाल है, केंद्र सरकार जिसका कॉस्ट, जिसकी कीमत वहन कर रही है, मैं आपको बता दूं कि इस दिशा में कल यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी और हमारे जो एक्सपर्ट ग्रुप, डोमेन एक्सपर्ट के जो चीफ हैं, वो लोग सारे लोगों ने बैठकर सारी राज्य सरकारों से बातचीत की है और आज हेल्थ मिनिस्टर ने भी बातचीत की है। 14-14 दिन का डोजेस जितनी ज़रूरत है हम राज्य सरकारों को भेजते रहेंगे। 14-14 दिन का, हर 14वें दिन एक असेसमेंट किया जाएगा किस राज्य में कितने वैक्सीन की ज़रूरत है 45 ईयर्स एंड अबव, और दिया जाएगा। इसमें एक डायरेक्शन, एक निर्देश दिया गया है कि जिन्होंने पहला डोज ले लिया है, जो वयस्क लोग हैं जिन्होंने पहला डोज ले लिया है, उन्हें दूसरा डोज दिया जाए, इसमें अग्राधिकार दिखाया जाए। तो रही बात 45+ की, मैं आप सबको बता दूं कि इस दिशा में सेंटर की तरफ से सारे काम चल रहे हैं। मैं आपको कुछ तथ्य देना चाहती हूं, मुझे थोड़ा समय देंगे, वाद विवाद करने से कोई फायदा नहीं है। पहली बात, जहां तक सेरम की संक्षेप में दीजिएगा, बहुत लंबा नहीं। सेरम इंस्टीट्यूट, मुझे आप बोलने दें, मुझे 1 मिनट समय दें। सेरम इंस्टीट्यूट 5 करोड़ डोजेस पर मंथ दे रहे थे और अभी वो 6.5 करोड़ हो गया है। भारत बायोटेक 90 लाख दे रहे थे और अभी वो 2 करोड़ पर मंथ हो गया है। रशियन स्पुतनिक 1.20 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख देने की स्थिति में है। और मैं आपको बता दूं 3 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, PSUs, मैं नाम नहीं लूंगी, समय जाएगा। ये जो 3 PSU हैं, इन्हें काम दिया गया है कि तुरंत आप वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करें। और इसके अलावा हमारे 5 वैक्सीन ट्रायल्स में है, क्लिनिकल ट्रायल्स में है। ये हुई बात 45 ईयर्स एंड अबव की। और जहां तक स्टेट गवर्नमेंट की बात है, 50% की बात है, मैं आप सबको बता दूं
कि 3 राज्य ऐसे हैं, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है और उत्तर प्रदेश है, जिन्होंने ग्लोबल टेंडर भी कर दिया और ओपन मार्केट से कितने मुख्यमंत्री खरीदना चाहते थे। कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी चाहते थे, उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री भी चाहते थे, हमने अलाउ किया और अब निर्देश गया हमारी तरफ से कि एक छोटी सी टीम। अपराजिता जी रुकिए, बहुत सारे आंकड़े आप एक साथ फेंक रही हैं। रुकिए अपराजिता जी रुकिए, अपराजिता जी रुकिए, 1 मिनट रुकिए ना। नहीं रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए। आपने बहुत सारे आंकड़े एक साथ हमें गिना दिए। आपने शुरू में कहा था एंड रिजल्ट क्या है, तो मैं भी पूछ रहा हूं एंड रिजल्ट क्या है। एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट ये है कि आप कोविन खोलिए तो उसमें 1 दिन का आंकड़ा दिखता है जिसमें रेड कलर का सर्कल बना हुआ, उसमें लिखा हुआ है बुक्ड। ये है एंड रिजल्ट। आप मुझे बता रही हैं कि 3 पीएसयू को दे दिया गया, उड़ीसा ने ग्लोबल टेंडर निकाल दिया, यूपी ने ग्लोबल टेंडर निकाल दिया। एंड रिजल्ट क्या है? ग्लोबल टेंडर जो निकाला गया है उसके अप्रूवल दिए आपने सारी कंपनियों को? किसकी किसकी अप्रूवल दे चुकी है आप मुझे ये बताइए पहले। देखिए, दीज आर अगर ग्लोबल टेंडर में फाइजर अप्लाई करता है तो अप्रूव्ड है क्या? बातें नहीं होंगी, एक रात में सारी बातें नहीं होंगी। देखिए, कब होंगी ये? कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होगा। अगर फाइजर का आप वैक्सीन यूज करेंगे तो उसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखना पड़ेगा, जो हो सकता है भारत देश में संभव नहीं है। माइनस सम डिग्री में रखना पड़ेगा। और देखिए, ऐसा जो राज्य कह रहे हैं कि सारे वैक्सीन एक साथ दे दीजिए, हमें 3 करोड़ चाहिए, एक साथ दे दीजिए। देखिए, यह हास्यास्पद है। स्टोरेज की बात पड़ती है, रेफ्रिजरेशन की बात है, बहुत सारी चीजों को देखकर हमने कहा 14 दिन के वैक्सीन। हास्यास्पद तो ये है, सुनिए अपराजिता जी प्लीज तथ्यों में गुमराह मत करिए, तथ्यों में गुमराह मत करिए। हास्यास्पद ये है कि जब आपने उनको अलाउ कर दिया, सुनिए ना, जब आपने अलाउ कर दिया तो उन्होंने ग्लोबल टेंडर निकाला। अब आप कह रही हैं कि वो रेफ्रिजरेशन का इशू है, तो फिर वो किससे खरीदेंगे? मॉडर्ना, फाइजर, स्पुतनिक के अलावा कौन सी कंपनी है जो ग्लोबल टेंडर में फाइल करेगी और उसको आप ऑर्डर करेगी? बताइए मुझे आप। ये तो पहले सोचना चाहिए था ना। और वैसे जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं कि फाइजर की वैक्सीन भी 48 घंटे रेफ्रिजरेटर में रहती है, हमेशा नहीं चाहिए उसको। चलिए अब आगे बताइए मुझे, तो ग्लोबल टेंडर किस कंपनी के लिए निकाला गया? मॉडर्ना, फाइजर को भी और मॉडर्ना को भी मना नहीं किया है। बातचीत चल रही है। मैं कह रही हूं हमारे 3 पीएसयू को काम दिया गया है। अभी इसे रैंप अप करने के लिए हमारे 3 पीएसयू का नाम अगर आप चाहें तो मैं ले सकती हूं। इन 3 पीएसयू का नाम भी मेरे हाथ में है, अगर आप चाहते हैं तो मैं कह दूं। एक ऑफ कोर्स भारत बायोटेक की तरफ से हो रहा है, एक इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, मैं बता रही हूं, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड एक कंपनी हुई, दूसरी कंपनी है हैफकाइन बायोफार्मास्यूटिकल लिमिटेड और तीसरी है भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल्स लिमिटेड। और कोवैक्सिन का जहां तक सवाल है, अभी 10 मिलियन पर है और इसे हम 100 मिलियन करने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जुलाई महीने से आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी बढ़ोतरी होने वाली है। हम 14 दिन के वैक्सीन हम राज्य सरकारों को भेजते रहेंगे, यह हमारा कमिटमेंट है। हमने ऑपरेशनल गाइडलाइंस रिलीज की है, लेकिन मुझे लगता है कि एक रात में सारी चीजें हो जाएं, ये बिल्कुल ना हो, ये ऐसा नहीं होता है। अपराजिता जी, एक रात में नहीं हो सकता, ये सबको मालूम है कि एक रात में कुछ नहीं हो सकता, किसी के पास मैजिक बैंड नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर सरकारें एक रात के हिसाब से प्लानिंग करेंगी तो ये समस्या हमेशा आएगी। समस्या यहाँ पे है। आप कह रही हैं कि हमने 3 कंपनियों को दे दिया, बहुत अच्छी बात है। आप ये भी नहीं बता पा रही कि कब ये ले पाएंगे। अभी वो रैंप अप करेंगे। देखिए, वैक्सीन एक दिन में नहीं बनती, आपको हमसे अच्छा पता, आप खुद ही बता रही हैं। अब वो उसको पहले अपना सेटअप बनाएं, उसके लिए फैसिलिटी क्रिएट करें, उसके बाद वो बनाना शुरू करें। जिनकी बनी हुई फैसिलिटी वो कह रहे हैं मैं मई जून से पहले कुछ दे नहीं पाऊंगा, आप जिनको नहीं दे रहे हैं वो कब देंगे? आप एक हाइपोथेटिकल डेट जुलाई की दे रही हैं कि वहां तक बड़ा ईज हो जाएगा, यानी अगले 2.5 महीने तक लॉकडाउन चलता रहे देश में, ये आप कह रही हैं। लक्ष्मण राय, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। इंसान की जिंदगी फाइलों में, बैठकों में, एक्सपर्ट कमेटीज की जिंदगियों में बंद हो गई है क्या? हम सब लोग उसी में विचार विमर्श करते रहते हैं। हमको बताया जा रहा है कि 14 दिन के लिए वैक्सीन सारे राज्यों को दी जा रही है, कोविन खोलो तो वह मिलती नहीं है एक दिन से ज्यादा।
नहीं, ये बयान कि सभी राज्यों को दिया जा रहा वैक्सीन वो वैसा ही बयान है जब नोएडा दिल्ली में ऑक्सीजन के बिना मरीज मर रहे थे और सरकार बयान दे रही थी कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। इस बयान में मैं तो जाता ही नहीं हूं। और बता दूं कि फाइलों वाली जो बात आपने कही, ये अर्जेंसी सरकार में दिख नहीं रही थी। ये अब जाकर के पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते से दबाव जब बना है तब अर्जेंसी दिखनी शुरू हुई है। इसका एक मिसाल आपको सीधा सा दूंगा कि नवंबर से कई कंपनियों के आवेदन पड़े थे, मार्च तक आप उस पर कुछ कर ही नहीं रहे थे। आप अमेरिका के एग्जाम्पल उठा के देखिए, वहां पे कंपनियों के वैक्सीन को मंजूरी नहीं मिली थी, लेकिन मंजूरी मिलने से पहले परचेज एग्रीमेंट सरकार ने साइन कर लिए थे कि अगर आपके वैक्सीन को मंजूरी मिलती है तो हम आपसे इतना खरीदेंगे, ताकि कंपनियां पहले से तैयार करके रखें। आपने जो ऑर्डर दिया कंपनियों को, तात्कालिक ऑर्डर दिया, फ्यूचर में कितना आप खरीदेंगे ऑर्डर आपने दिया ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि आपको पता ही नहीं चला कि हमको कितना लेना। कंपनियों ने अपने हिसाब से प्रोडक्शन किया। कंपनियां तो अपना बिजनेस देखती हैं, आप सरकार आपको देखना चाहिए। जो सबसे 3 बातें, मैं आपके शो में आने से पहले 2-3 कई लोगों से बातचीत किया तो कहा 3 दिक्कतें जो सरकार के स्तर पर हुई है और उसका खामियाजा अब तक भुगतना पड़ रहा है। वो ये है कि सबसे पहली बात, केंद्र राज्य के बीच में वैक्सीन खरीदने को जो बंटवारा कर लिया गया उससे काफी ज्यादा अंतर्विरोध असमंजस की स्थिति पैदा हुई है। दूसरा, जो प्राइस डिफरेंस पॉलिसी थी कि केंद्र सरकार को देंगे इतने में, राज्य सरकार को देंगे इतने में, प्राइवेट कंपनियों को देंगे इतने में, इसका भी काफी ज्यादा खामियाजा यहां पे भुगतना पड़ा है। और तीसरी चीज यहां पे जो है, जो नेक्स्ट स्टेज शुरू किया गया वो बगैर तैयारी का शुरू किया गया। अगर सिर्फ और सिर्फ एक चीज मैं जानना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कहते हैं कि हम सारे वैक्सीन हम अपने पैसे से खरीद रहे हैं और आपको दे रहे हैं जिसको जिसको जरूरत है, उस पर एक अनुमान, जो सरकार का अनुमान बता रहा हूं, वो है 40,000 से लेकर के 60,000 करोड़ रुपए तक का आपको खर्च आता, जो बहुत ज्यादा खर्च नहीं था। 35,000 करोड़ रुपए का आपने पहले आवंटन कर दिया था। और आप देखिए इसका नुकसान कितना होता है। आप पहले साल का देखिए कि 3 महीने में आपका जीडीपी 24% ये गया है, डाउन हुआ था, और उसका $70 बिलियन का आपको नुकसान हुआ था। उस नुकसान से कंपेयर करिए तो ये नुकसान कुछ भी नहीं था, ये भरपाई कुछ भी नहीं थी। तो आपकी दूरदर्शी सोच नहीं थी, आपका कोई यहाँ पे ठोस प्लानिंग नहीं था। और मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ा, मैं मोदी सरकार को लेकर के बेहतर प्लानिंग, बेहतर मैनेजमेंट मैं मानता था कि इनसे अच्छा शायद कोई नहीं कर सकता था, लेकिन इस मोर्चे पे बिल्कुल फेल होती दिख रही है। और आज स्थिति है कि आपाधापी में कदम उठाए जा रहे हैं। किसी के पास कोई लॉन्ग टर्म नीति नहीं दिख रही है, किसी के पास सॉल्यूशन परफेक्ट दिख नहीं रहा है कि क्या ये कदम उठाएंगे तो यही होने जा रहा है। अब यह है कि जहां जहां से जो सुझाव आ रहे हैं उसको आनंद फानंद माना जा रहा है। सही कह रहे हैं आप। इस सरकार की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि एग्जीक्यूशन में इनको बड़ा पारंगत थी, चीज़ों को एग्जीक्यूट कर ले जाते थे, चाहे वो उज्ज्वला हो, चाहे वो टॉयलेट बनाना हो, चाहे घर बनाना हो, चाहे सड़कें। लेकिन इस मामले में एग्जीक्यूशन में जीरो दिख रहा है, मुझे कोई एग्जीक्यूशन नहीं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, मूल सवाल यही है कि हम फाइलों में कैद हैं, डिस्कशन चल रहा है हमारी लाइफ के बारे में, सब विचार विमर्श हो रहा है, टेक्निकल कमेटी बनी हुई है, नेगोशिएशंस चल रहे हैं, 150 में लें कि 400 में लें कि 1200 में लें, कितने में लें न लें, किससे न लें, ये सब चल रहा है। और इसके बीच में हमारी जिंदगी कैद है फाइलों के बीच में, और बयान दिया जाता है कि सब ठीक हो रहा है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। हम इंतजार करें उस दिन के लिए। नीरज जी, अभी चूंकि लगातार जो बातचीत हो रही है, और सिर्फ इसी बहस में नहीं, आप चूंकि आवाज़ अड्डा पे मुझे लगता है कि इतनी संजीदगी से ये बहस करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ठहर के 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा। चूँकि अभी लक्ष्मण ने भी कह दिया, और चूँकि हम जानते हैं कि कारोबारी खबरों के लिहाज से और सरकार के अंदर की खबरों के लिहाज से उनको बहुत ज़्यादा जानकारी होती है, तो ज़मीनी बातें वो समझते हैं। वो जो बोल रहे हैं उनकी चिंता और सबका कष्ट बड़ा जायज़ है। लेकिन अब चूंकि मैं थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना कि दूसरे पक्ष में खड़ा हो जाऊं, उसकी ज़रूरत में मुझे क्यों आन पड़ी मैं बताता हूं। मैं अभी जब आप लोग कह रहे थे तो मैं लगातार अलग अलग जगहों पर कोविन पोर्टल पर चेक कर रहा था कि वैक्सीन की स्थिति क्या है। और मैं आपको कहूंगा कि आप भी, नीरज जी बैठे हुए, तुरंत अपने उस पर, और जो भी प्रवक्ता लोग हैं वो भी, उत्तर प्रदेश में ही आप लखनऊ मत खोजिए, प्रयागराज मत खोजिए, वाराणसी मत खोजिए, गौतम बुद्ध नगर मत खोजिए, आप प्रतापगढ़ खोज लीजिए। और आपको 12 मई से लेकर लगातार मैं जो देख पा रहा हूं वो स्लॉट 18 मई तक का, 25 मई तक का, हर सीएचसी पे 140, 150 लगातार आपको वैक्सीन अवेलेबल दिख रही। कोविशील्ड है, कोवैक्सीन नहीं है। तो एक तो ये कि वैक्सीन पूरे देश में नहीं है, खत्म है। राज्य जो ये वितंडावाद कर रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। सुचित्रा एल्ला, जो भारत बायोटेक के को ओनर्स में से एक हैं,
उनको बयान जारी करना पड़ा। ट्विटर पर बाकायदा उन्होंने बयान जारी किया, 18 राज्यों को 12 मई को वैक्सीन डिस्पैच की गई है। अब सवाल यह है कि मैं ये कहूंगा तो आप कहेंगे कि वैक्सीन फिर दिला दीजिए जहां हम चाहते हैं। तो जहां आप बैठे हैं मुंबई हेड ऑफिस में, पूरे महाराष्ट्र में 1,80,00,000 वैक्सीन लग चुकी है। पूरे देश में 17.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लग चुकी है। और जिस उत्तर प्रदेश में मैं हूं, यहां भी 1,40,00,000 लोगों को वैक्सीन लग गई है। अब मैं आपको ले चलता हूं पिछले साल, क्योंकि ये सुनेंगे नहीं तो समझ में आएगा नहीं। निश्चित तौर पर सरकार को जो प्रोडक्शन बढ़ाना था, दूरदर्शिता नहीं दिखा पाए, अनुमान नहीं लगा पाए। इसको सरकार के प्रवक्ताओं को, स्वास्थ्य मंत्री को आके खुले मन से स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जब दुनिया के सारे देश वैक्सीन बनाने के लिए परेशान थे, तो भारत अकेला देश था जिसने 2 वैक्सीन, एक पूरे तौर पर स्वदेशी इंडिजिनस जिसको कहेंगे, दूसरा एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट के साथ। और हमारी स्थिति यह थी कि हमारे देश में वैक्सीन पड़ी खराब होने की स्थिति आ गई थी। जिस वक्त कहा गया कि 6,40,00,000 देश में लगी और 6,10,00,000 बाहर भेज दी, उस वक्त स्थिति यह थी कि खुलता था पैक और 10 में से 4-3 खराब हो जाता था। मेरा यह कहना है कि हम जिस जगह पर खड़े हैं जी, अब हमारे लिए 2 से 3 महीने बहुत क्रूशियल हैं। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि सरकार एकदम से कुछ नहीं कर रही है। हम 750 मीट्रिक टन उत्पादन करते थे ऑक्सीजन का, 7800 मीट्रिक टन देश भर में दे रहे हैं। जाहिर है वो इंडस्ट्रियल है, स्टील कंपनियों का है, प्राइवेट का है, सरकारी का है, सब मिला के। हम रेमडेसिविर 40 लाख बनाते थे, हम 80 लाख बनाने लगे। हम 50 लाख वैक्सीन से 5 करोड़ पर मंथ पहुंच गए। मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा सा इस पर भी बहस कीजिए कि हमारी इतनी बड़ी आबादी वाला देश, इतना रेजिस्टेंस वाला देश, उसके बावजूद हम लोग बेहतर स्थिति में जा रहे हैं। राज्यों ने लंबे समय तक इससे प्रतिकार किया, नहीं तैयार थे वो। आप कह रहे हैं कि आज वैक्सीन लेने जाए, अरे वो तैयार ही नहीं थे वैक्सीन के लिए। तो इसको आप अगर नहीं मानेंगे और अमेरिका से तुलना कर रहे हैं, तो वहां भी अभी 32% लोगों को ही वैक्सीनेशन हो पाया है। हर्षवर्धन, मैं एक रिक्वेस्ट सारे पैनलिस्ट से करूंगा, क्योंकि सारे लोग बहुत लोडेड बात कर रहे हैं, मतलब एक बात से 10 बात निकलती मेरे मन में भी, तो जरा छोटा छोटा रखेंगे। तो हर्षवर्धन की बात पे लक्ष्मण जवाब देना चाहते हैं। लक्ष्मण, क्या पॉइंट आपका है? बिल्कुल, 2 पॉइंट हर्षवर्धन जी जिन्होंने कहा उससे मैं काफी हद तक सहमत हूं। 2-3 मुद्दे हैं जो बड़ी बात हैं जिस पर मैं थोड़ा सा असहमत हूं। पहली बात कि हर्ष जी ने जो शहरों के नाम बताए और कहा कि उन शहरों को छोड़ दीजिए, मैं वही कहूंगा कि टॉप 10 पॉपुलेशन वाइज उत्तर प्रदेश के शहरों को देखिए। जिन शहरों को कहा छोड़ दीजिए, उन सारे शहर टॉप 10 में, जहां आबादी ज्यादा है, जहां डिमांड ज्यादा है, वहां मत देखिए जी, आप जाके चल के चलिए प्रतापगढ़, ठीक है। दूसरी बात, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी आकर के क्यों कहें कि हम जी लॉन्ग टर्म नीति बनाने में फेल हो गए? स्वास्थ्य मंत्री आकर के क्यों कहें कि हम लॉन्ग टर्म नीति अपनाने में फेल हो गए? अरे भाई, जब सफल हो रहे थे तो प्रधानमंत्री बयान दे रहे थे, आप सफल हो रहे थे तो प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन कर रहे थे, दुनिया भर के बड़े दिलदार बन के दिख रहे थे। प्रधानमंत्री खुद आए, खुद बोले कि जी हां, हमारी नीति असफल हुई है, हम आगे चल करके इसकी जिम्मेदारी तय करेंगे ताकि अगली बार ऐसी गलती कोई ना करे, क्योंकि गलती नहीं है, लोगों की जानें जा रही हैं। इस पर हर्षवर्धन जी की टिप्पणी चाहूंगा मैं। नीरज जी, बहुत सही सवाल किया। मेरे कहने का मतलब ये कतई नहीं था कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आए। बिल्कुल, जब मैंने ये कहा तो शायद मेरे कहने में वो रह गया, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर हर्षवर्धन ही करते हैं सभी चीजों की। बिल्कुल प्रधानमंत्री को आके ये कहना चाहिए, और मैं तो कहूंगा कि इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर प्रधानमंत्री के ऊपर ये आरोप लगा कि वो 15 अगस्त के भाषण में बोलना चाहते थे कि मुझे वैक्सीन मैंने देश को दे दी, तो आज भी आकर उन्हीं को बोलना चाहिए, और इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं बस एक बात और बता दूं, मैंने प्रतापगढ़ का आंकड़ा सिर्फ एक शहर का नहीं बताया। यूपी गवर्नमेंट ने इसको कैटेगराइज करते हुए जब प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ जैसे शहरों में 7 शहर तय किए जहां 4000 से ज्यादा मामले थे, उन सब शहरों में नियंत्रण हो गया। पहले वहीं खोला, उसके बाद दूसरे चरण में गौतम बुद्ध नगर जैसे जिले खुले जो उनसे कम जा रहा था। मैं ये कह रहा हूं कि यही रणनीति थी जिससे मुंबई को सबसे ज्यादा वैक्सीन दी। जब देश भर में नहीं थी तो 1 करोड़ मुंबई में लग गई। मैं ये हर्षवर्धन, एक मिनट रुकिए ना सर, हर्षवर्धन जी रुकिए, आप लोग रुकिए। एक बात कही जाती है, सनातन सत्य है कि डेटा टेल्स, स्टोरी सेल्स।
मैं आपके हर्षवर्धन जो पूरी थ्योरी आपने दी मैं उससे एकदम सहमत नहीं हूं। अब मैं आपके सामने और रखता हूं आंकड़े। महाराष्ट्र 1,86,00,000 लोगों को लगा चुका है, राजस्थान 1,45,00,000 लोगों को लगा चुका है और उत्तर प्रदेश 1,39,00,000 को। आज सुबह 9:30 बजे के आंकड़े मैं आपको दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अमेरिका का जो उदाहरण आप दे रहे हैं, वहां जो 34% आपने बताया वो डबल डोज है, 54% सिंगल डोज है वहां पे। वहां की एफिकेसी को आप टच भी नहीं कर सकते। अभी आप 3% एफिकेसी पहुंचे डबल डोज में। दूसरा पॉइंट जो आपने रखा, पॉलिसी जो बनाई जाती है तो उसमें दूरदर्शिता इसी को कहते हैं कि जो हॉट स्पॉट्स है, जहां से ट्रांसमिशन बढ़ेगा, हब एंड स्पोक मॉडल में वहां पहले वैक्सीनेशन किया जाता है। प्रतापगढ़, लालगंज, अजहारा या झुमरी तलैया में नहीं किया जाता। पहले बंबई में करिए, बेंगलोर में करिए, चेन्नई में करिए, अहमदाबाद में करिए, क्योंकि यहां से लोगों का आना जाना देश के हिंटरलैंड में होता है, इसलिए रोकना चाहिए। इसलिए पूरी पॉलिसी फ्लॉड है कि आपने पूरे देश में एक साथ लगा रहे हैं, जहां लोग अनिच्छुक हैं, गांवों में भी। अब आप खोलिए जाके, तो मैं यहां से अपने गांव लालगंज जाऊं क्या लगवाने के लिए? जहां सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसको ओपन अप करना चाहिए, जो आपकी इकोनॉमिक हब है, वो नहीं खुल सकती क्योंकि वो वैक्सीन नहीं है। लेकिन एक दूर दराज का कोई गांव है जहां पे सब लोग वैक्सीन लगवा के बैठे हुए हैं। दिस इज द पॉलिसी फ्लॉ, जिसको कहते हैं कि दूर से आप पॉलिसी जब बनाते हैं तो आप ब्रॉडर पिक्चर में सोचते हैं। इसीलिए कहते हैं डेटा टेल्स, स्टोरी सेल्स। डेटा आपको बताता है कि आपको कहां क्या करना चाहिए। इसलिए यहां पे ये बात से आपकी मैं सहमत नहीं हूं। और लक्ष्मण, आपकी एक बात, 35,000 करोड़ रुपए का बजट में आवंटन है। 400 रुपए के भाव से भी अगर आप खरीदेंगे ना तो 96 करोड़ डोसेज आप ले सकते हैं। जी, बहुत संक्षेप में, उसके बाद सापरा जी के पास जाना मुझे। जी, एक सिर्फ छोटा, बोलिए, क्विक। मैंने ये कहा कि ये अभी की स्थिति है, लेकिन सरकार ने प्रायोरिटाइज किया था सबसे पहले महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में भी मुंबई और दिल्ली को सबसे पहले सबसे ज्यादा डोसेज दिया, जिसका परिणाम है कि आज महाराष्ट्र में काबू में आ गया है मामला। 60,000 नए मामले हैं तो 71,000 लोग ठीक हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 21,000 नए मामले हैं तो 29,000 लोग ठीक हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये, जब मैं दूसरा पहलू की बात कर रहा हूं तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार ने वही पॉलिसी की थी। जब 18 के ऊपर खुला तब वो दोनों पूरे देश में गए, तेजी में गए। अभी तक वही पॉलिसी थी कि जहां ज्यादा मुश्किल वहां ज्यादा वैक्सीन। हर्षवर्धन जी, नहीं, हर्षवर्धन जी, हम फिर थोड़ा और पीछे चले जाएंगे, इतिहास को रटने लगेंगे कि वो सीरो की रिपोर्ट फरवरी में क्यों नहीं पढ़ी गई थी, ऑर्डर 28 अप्रैल को क्यों दिए गए। तो मैं इतिहास को रेदूंगा तो फिर पूरी पॉलिसी के धज्जियां उड़ जाएंगी। इसलिए बहुत पीछे मत जाइए, गलतियां जहां रुक सकती वहीं पर रोकिए। सापरा जी ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में दी गई, लगाई गई, क्या दिक्कत है आपको? या आपको ये क्रेडिट लगता है कि लॉकडाउन लगा इसलिए नंबर कम हुए हैं? सच्चाई ये है। देखिए, हर्षवर्धन जी ने बहुत प्रयास किया मोदी सरकार को कहीं ना कहीं डिफेंड करने का, लेकिन आपने और लक्ष्मण जी ने उनके पर्याप्त बातों का उत्तर दे दिया है। मैं उसमें नहीं ज्यादा जाना चाहूंगा। सवाल यह है कि वैक्सीन जान बचाएगी, लेकिन कहां से आएगी? अब सवाल यह है कि वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो बिल्कुल वैक्सीनेशन केंद्र पर जाकर के उसने दम तोड़ दिया है। जो टीका उत्सव था वो फीका उत्सव हो गया है। आज सवाल ये बना है, जो आपने पॉलिसी कहा, मैं पॉलिसी पैरालिसिस उसको कह रहा हूं कि सरकार कैसे पॉलिसी बनाती है, अपनी जनसंख्या के हिसाब से बनाती है। जब सरकार को पता है कि 135 करोड़ हमारी जनसंख्या है, इसी जनसंख्या ने आपको वोट देकर के सरकार में चुन करके दिया है, तो फिर आपने मात्र 2 ये सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को ही क्यों अभी तक सीमित रखा है? क्यों नहीं आपने इस पॉलिसी को और खोला? ये मेरा एक सवाल। आपकी इंपोर्ट पॉलिसी जो थी, पहले फाइजर आना चाहता था, आपने उसको कोई कारणों से नहीं आने दिया। अब स्पुतनिक आ रहा है। अब आप राज्य सरकारों को कह रहे हैं ग्लोबल टेंडर करिए। मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, महाराष्ट्र की जो मेरी आज ही बात हुई है। ग्लोबल टेंडर देते समय भी उसमें जो विदेशी कंपनी है वो एक क्लॉज ला रही है लीगल इंडेमिनिटी का, कि हमें राज्य सरकार लीगल इंडेमिनिटी दे। अब राज्य सरकार लीगल इंडेमिनिटी नहीं दे सकती है, ये डायरेक्टर जो दिल्ली में बैठे हैं या हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो ये देना उनका दायित्व बनता है। और कई सारी इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स है। इसीलिए राज्य सरकारों के जो ग्लोबल टेंडर हैं वो भी तब तक पात्र नहीं होंगे, तब तक पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं होंगे, जब तक केंद्र सरकार कई चीजें टेक्निकलिटी उसमें क्लियर नहीं करेगी। तो जो आज योगी आदित्यनाथ या कोई और मुख्यमंत्री कह रहे हैं ग्लोबल टेंडर करके अपनी जान छुड़ा रहे हैं, लेकिन ये जान छूटने नहीं वाली है जब तक केंद्र सरकार आपको वहां से क्लियरेंस नहीं देती है।
तो सवाल यही बनता है कि हमारे पास में ये जी टीके आएंगे कब, और यही पॉलिसी। इस सवाल का जवाब अपराजिता जी से बनता है। अपराजिता जी बताइए, वो टेक्निकल प्रॉब्लम जो स्टेट गवर्नमेंट फेस करेंगे आगे ग्लोबल टेंडर के लिहाज से, उसको कैसे सॉल्व किया जा रहा है? उस पर कोई चर्चा, कोई बातचीत हो रही क्या? कैसे हल होगा? टेंडर तो निकाल दिया, अब आगे क्या होगा? बिल्कुल, देखिए 30 अप्रैल से पहले क्या हुआ, क्या होना था, इस पर बहुत लोगों के वक्तव्य आते हैं, आते रहेंगे, वाद विवाद मुझे लगता है हम सबके नस नस में होता रहेगा। 1 मई से लिबरलाइज वैक्सीन पॉलिसी है, और ये जो वैक्सीन पॉलिसी बनी है, ये जो नीति बनी है, ये कैसे बनी है? ये सारे राज्य सरकारों के साथ बातचीत करके, चिकित्सकों के साथ बातचीत करके, डोमेन एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करके, सारे लोगों के मंतव्यों को लेकर इस वैक्सीन पॉलिसी को बनाया गया है। जब बातचीत चल रही थी, मैंने वो कागजात भी बहुत देखे हैं, जब बातचीत चल रही थी तो ये उठा था कि इसका सेंट्रलाइजेशन हो या विकेंद्रीकरण हो। Half of the chief ministers wanted the decentralization of the vaccination process. उसके बाद ये हुआ कि 45 वर्ष के नीचे के भी लोगों को दिया जाए। तो बात ये हुई, जो 35,000 करोड़ बजट की बात है, मैं आप सबको स्पष्ट तरीके से कहना चाहती हूँ कि जिस हेड में ये पैसा है, ये सेंटर के लिए भी है और स्टेट्स के लिए भी। ऐसा ना समझे कि सिर्फ स्टेट्स को ये दे दिया जाएगा। मेरी बात कहने दें, आपने कहा, मैंने सुना, अब मेरी बात आप लोग सुने। जहाँ तक 45 वर्ष से ऊपर की बात है, जिस तरह के पदक्षेप लेने थे हम ले रहे हैं, और आप इस बात को मानने के लिए बाध्य हैं। कह देना बहुत आसान है, इस बात को आप मानने के लिए बाध्य हैं कि वी आर द फास्टेस्ट वैक्सीनेटिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारी तुलना आप उन देशों से ना करें जहां पर 36 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर का पॉपुलेशन है। यूएस इज 36 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, वी आर 445 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। हमारी आबादी और दूसरे देशों की आबादी को देखकर बातचीत करें। लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि जैसा कि मैंने कहा, ये जो नेशनल वैक्सीन पॉलिसी 1 मई से लागू हुई है, इसका सफल कार्यान्वयन केंद्र सरकार करेगी, मैं विश्वास देती हूं। 14 दिन की वैक्सीन जाएगी और इस दिशा में हम कार्यरत हैं। जहां तक उसके नीचे की बात है, मुझे लगता है जैसा राज्य सरकारों ने डिमांड किया था, संवाद के सारे दरवाजे खुले हैं। हम सपोर्ट करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए राज्यों के साथ खड़े हैं, उनके साथ हम खड़े हैं। कोई दिक्कतें आने वाली नहीं है। यस, मैं मानती हूं कि जुलाई तक हो सकता है थोड़ी रफ्तार कम हो, मैं मानती हूं कि जुलाई तक कम होगी रफ्तार, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है राज्य सरकारों का भी दायित्व है। कार्यान्वयन, प्रबंधन, ये उनका काम है जी। और इस प्रबंधन तो भाई उनको, सुनिए ना अपराजिता जी सुनिए जी, मैं एक मिनट लक्ष्मण आपके पास आ रहा हूं। मैं इसमें एक चीज समझ लीजिए कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट को कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने भी उतना गुड़ गोबर किया है जितना केंद्र ने किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं हिस्ट्री मत जाइए, आगे की बात करें। आगे की बात में इसलिए आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि इस समय लुकिंग फॉरवर्ड ओनली वैक्सीन है, और वैक्सीन का वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ अभी तक। मैं फिर कह रहा हूं, रिपीट कह रहा हूं, आपसे मैंने स्ट्रेट सवाल पूछा कि किसको लिए ग्लोबल टेंडर किए गए हैं, जब मॉडर्ना से आपकी बात नहीं हो रही है, फाइजर से बात टेक्निकल फंस गई है, वो इंडेमनिटी मांग रहे हैं, हम दे नहीं सकते, तो किसके लिए ग्लोबल टेंडर है, मैं ये जानना चाहता हूं। लेकिन लक्ष्मण, नहीं रुकिए ना अपराजिता जी, लक्ष्मण जी आपसे मेरा सवाल है, मैं इस बात को जानना चाहता हूं, मेरी गणित ठीक करिए आप। हम लोग जीडीपी परसेंटेज में आते हैं या वैल्यू में? हम मान के चलें $3 लाख की हमारी इकोनॉमी है, 3 लाख करोड़ डॉलर की, वो बड़ी है, या हम अपनी ग्रोथ रेट को आंकते हैं कि हम 8% से ग्रो कर रहे हैं, 3% से ग्रो कर रहे हैं? जो परसेंटेज होता है वो सिर्फ एक आपका सांकेतिक होता है। रियल जीडीपी जो है वही आपका सही तस्वीर यहाँ पर पेश करता है, और उसी के आधार पर हम जो है लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाते हैं या फिर कोई डेटा एनालिसिस करते हैं, तो रियल जीडीपी के आधार पर करते हैं। परसेंटेज आपको सिर्फ एक ग्रोथ रेट दिखाता है। कई बार बेस ईयर आपका कमजोर होता है तो ग्रोथ कई बार ज्यादा दिखेगा। जैसे लास्ट टाइम बेस ईयर कमजोर था तो हो सकता है कि आने वाले दिनों ग्रोथ ज्यादा दिखे। वो सिर्फ मन बहलाने के लिए कई बार अच्छा होता है, लेकिन सच्चाई है कि आपका रियल जीडीपी जो है, जो रियल वैल्यू है, वो देखना चाहिए इस मुद्दे पे।
दूसरा सवाल आपसे, इतनी देर में अभी अब राजिता जी ने बहुत सारी चीज़ें बताई, आ रहा हूँ सापरा साहब आपके पास भी, कि हमने ये किया है 1 मई से, देखिए उसके पीछे का छोड़ दीजिए, अब हम 1 मई से आगे की प्लानिंग देखना चाहते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 1 मई से आगे आपने उस हाकिम इलाके में साउथ नॉर्थ क्या सुना आपने? देखिए 1 मई से आगे को लेकर के मुझे लगता है सरकार के 1 मई के बाद क्या सुना है कि सरकार के भीतर की फीलिंग, सरकार के भीतर जो मुझे लग रहा है जो फीलिंग ये है कि किसी तरीके से अगले 1-2 महीने निकल जाए, वहां पे बेहतर मैनेजमेंट जितना हमारे पास वैक्सीन है उसके साथ ही कर लिया जाए। जुलाई या फिर जुलाई से पहले से भी जब स्पुतनिक आना शुरू हो जाएगा तब तक शायद हालात संभल जाए, यहाँ पे ये मान करके चल रहे हैं। लेकिन 1-2 महीने दिक्कत रहेगी, मुझे लगता है सरकार भी पिछले दरवाजे से मान रही कि दिक्कत रहेगी। एक जुलाई या फिर कहें जून से स्थिति को बेहतर करें, उसका कैसे मैनेजमेंट करें, इसको लेकर मंथन जरूर चल रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय की निगरानी में टास्क फोर्स बना हुआ है, वो टास्क फोर्स लगातार इस बात की बैठकें कर रहा है कैसे हमें आगे बढ़ना है। जो हुआ उसकी गलती का पोस्टमार्टम तो बाद में किया जाएगा, लेकिन अब जो मुख्य मकसद यह है सरकार का कि पैसे की चिंता शायद अब सरकार ना करे, क्योंकि पैसे की चिंता करने के बाद सरकार को भारी पड़ सकता है। बेहतर मैनेजमेंट कैसे किया जाए आने वाले महीनों में, इस पर काफी ज्यादा कवायद चल रही है। और मुझे लगता है कि एक नई पॉलिसी जो कह रहे लिबरलाइज पॉलिसी जो अभी आई है उससे आगे बढ़कर आप बहुत जल्द एक नई पॉलिसी वैक्सीनेशन की देखेंगे। जो ये सारे ग्लिचेज आ रहे हैं उन ग्लिचेज को दूर करते हुए सरकार लाएगी और वो शायद केंद्र सरकार के दिशा निर्देशन में आगे बढ़ेगी। तो मुझे लगता है सरकार इस पर काम कर रही है। आप ये कह रहे हैं कि जुलाई तक करना चाहिए, शायद जून से हालात नहीं, जुलाई तक हम लॉकडाउन में रहने के लिए तैयार रहे, आप ये कह रहे हैं जुलाई तक हम ऐसे ही रहेंगे? नहीं, जुलाई तक लॉकडाउन रहने की जरूरत, जुलाई तक नहीं, जुलाई तक लॉकडाउन रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो जिस तरीके से मरीजों की संख्या में गिरावट आ रही है, हालांकि वो भी बहस का विषय है कि बनावटी गिरावट है कि सच्चाई का गिरावट है, लेकिन जो संख्या में गिरावट आ रही है, गिरावट अगर आती रही तो हो सकता है कि लॉकडाउन में किस्तों में ढील दी जाए। लेकिन जुलाई तक अगर हम ये सोच रहे हैं कि पहले की तरह घूमते फिरते पाए जाएंगे जो इस तरह से अक्टूबर नवंबर में थे, तो वो तो संभव नहीं है। जुलाई तक भी आपको पार्शियल लॉकडाउन में रहना पड़ेगा, कंटेनमेंट जोन बने रहेंगे, लेकिन वैक्सीनेशन प्रोसेस आप जैसे जैसे दिन बीतते जाएगा, 1 महीने बाद की बात करें, जून जुलाई से तेज होना शुरू हो जाएगा, जो अनुमान है सरकार के भीतर का। तो जून जुलाई तक का अनुमान है, ध्यान रखिएगा, मैं कोट अनकोट कर रहा हूं, अनुमान है कि जून जुलाई तक हम चीजों को ईज कर ले जाएंगे। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है यहाँ पे, ब्रेक से लौट के आएंगे तो इसी बात पे थोड़ी सी और चर्चा होगी कि इसको कैसे और सुदृढ़ बनाया जा सकता है अभी भी, जिससे कि और एक्सपीडाइट हो जाए ये। ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। आज चर्चा हो रही है कि लॉकडाउन से तो हम बच जाएं, कोरोना से हम जीत लेंगे, लेकिन कैसे, क्योंकि उसके लिए हमें चाहिए वैक्सीन, और वैक्सीन को लेकर के मुश्किलें हैं, कोशिशें हो रही हैं सरकारों की तरफ से, लेकिन ग्राउंड पे एंड रिजल्ट नहीं दिख रहा है अभी, क्योंकि आप जाइए तो बड़ा मुश्किल होती है। लक्ष्मण, मैं पहले हर्षवर्धन के पास आता हूँ। एक सवाल बीच में अभी किसी ने रखा, प्राइसिंग की वजह से भी बड़ा मुश्किलात हुए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भारत बायोटेक का जो पेटेंट है वो केंद्र सरकार के पास है, ICMR के पास, फिर ये डिफरेंशियल प्राइसिंग की उनको अनुमति क्यों दी गई? हर्ष, इस पे आप कुछ लाइट डालेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें 2 चीजें हैं नीरज जी। एक तो ये है कि क्या सरकार ने, केंद्र सरकार की तरफ से ये पुश किया गया कि नहीं, इस वैक्सीनेशन प्रोसेस को हम आधा आधा करेंगे, राज्यों को बांटेंगे। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये राज्यों की तरफ से पुश किया गया था, और मैं इसके कतई पक्ष में नहीं हूं कि अलग अलग प्राइसिंग हो, लेकिन आप अगर ध्यान से देखिए, और मैं यही कह रहा हूं ना, क्योंकि हम जब बहस कर रहे हैं, जितनी, जैसे आपने कहा ना, तो मैं फिर से उसको स्पष्ट करूं कि मुंबई को ही सबसे पहले सबसे ज्यादा डोज दी गई। और जब हम ये कह रहे हैं कि दुनिया की वैक्सीन क्यों नहीं आ रही है, मॉडर्ना भारत में आने के लिए तैयार नहीं है, उसको लग रहा है कि वायबल नहीं है ऑप्शन। आप जरा उसकी देख लीजिए, पिछले 6 महीने से कोशिश हो रही है। फाइजर कह रहा है कि हमको इंडेमनिटी बॉन्ड चाहिए। सवाल यह है कि जिस समय अपनी ही कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो बाहर से बनी, लेकिन बनी तो भारत में, उस पर इतने सवाल खड़े हुए। मान लीजिए कि हम फाइजर को लेकर आते हैं और बिना उसके कोई ऐसी गड़बड़ हो जाती है, तो कल को उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार में आप बैठते हैं, आपको तय करना चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हमारी पॉलिसी में जो गड़बड़ थी, वो गड़बड़ ये थी कि जनवरी में हमने इतना प्रोडक्शन क्यों नहीं किया जो हम जून में कर पा रहे हैं, या मई तक किया। लेकिन मुझे लगता है कि आज की तारीख में हम जहां खड़े हैं, 17.5 करोड़ वैक्सीनेटेड हो गए हैं,
30 करोड़ मोटा मोटा हम अगले 2 महीनों में वैक्सीन प्रोडक्शन करने की स्थिति में है। देश के सभी जो महत्वपूर्ण जो राज्य इस दृष्टि से थे वो अपने यहां इसको घटाने में कामयाब रहे हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। मेरा यह मानना है कि इस वक्त सबको एक पॉलिसी, वो पॉलिसी ये है कि लोगों को घबराइए मत, जहां जो संकट है उसको उस आधार पर दूर किया जाएगा। लेकिन राज्य और केंद्र ये दोनों अगर एक साथ नहीं आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस बहस से कुछ होगा। और आज बहुत अच्छा ट्वीट किया है कपिल सिब्बल साहब ने, स्टैंड टुगेदर इंडिया, इट्स टाइम टू स्टैंड टुगेदर, नॉट टाइम टू क्रिटिसाइज। आफ्टर दिस बैटल इज फाइनली वॉन, विल फाइंड आउट हु वॉज रॉन्ग एंड हु वॉज राइट। मुझे लगता है कि इस जगह पर इसी की जरूरत है। अगर हम ये कह रहे हैं कि सब छोड़ के यही लड़ाई है, तो पहली लड़ाई है एक साथ आइए। ये क्रिटिसाइज करने का टाइम नहीं है। जो संकट है उससे उभरेंगे, जिसको जो मुश्किल का जिम्मेदार है उसको जिम्मेदार ठहराएंगे। मैं इस आपकी इस बात से मैं एकदम सहमत हूं कि हमको एक होकर लड़ना चाहिए, लेकिन मैं तो जनता हूं। मैं तो कह रहा हूं मेरे को वैक्सीन चाहिए, आप कह रहे हो जुलाई तक इंतजार करो। सवाल तो ये है। नहीं सर, जुलाई तक इंतजार नहीं करना। मैं यही तो कह रहा हूं ना, जुलाई तक इंतजार ये सरकार की तरफ से कमी है। उनको आकर ये बात बतानी चाहिए कब कितनी मिलेगी, और राज्यों को भी ये कहने की बजाय कि हमको वैक्सीन नहीं मिल रही है, स्पष्ट बताना चाहिए कि हम इस तरह से इस कैटेगरी के लोगों को इस जिले में इतनी वैक्सीन इस दिन देंगे। इतनी ट्रांसपेरेंसी ला दें। देखिए आधा मामला तो इसी से मुझे तो हर्षवर्धन, मुझे तो एक बात ये भी नहीं समझ में आती है। मैं कह रहा हूं ना, पॉलिसी में इतना ओपेक है, कुछ समझ में नहीं आता किसी। मुझे ये अब आपको जानकारी, तो आप मुझे ये बताइए कि पहले आंकड़ा 25, 30, 35, एक दिन तो 40 लाख तक गया था, अब वो घट के 20 लाख क्यों हो गया है? मुझे ये भी समझाइए। जनता को आप बताएंगे ना कि क्या चल रहा है। हवा में तीर चल रहे हैं तो हवा में तीर में सवाल पूछे जाएंगे। अभी 20 लाख कैसे हो गया, मुझे ये समझाइए। 18, 19, 20, 18, 19, 20। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो मेरी जानकारी है, वैक्सीन प्रोडक्शन तो उस तुलना में बढ़ेगा नहीं जिस तुलना में आपने कर दिया। जो टीकोत्सव के 4 दिन थे उसके आखिरी दिन 45 लाख अधिकतम हुआ था, लेकिन उसके बाद घटकर 20 लाख भी गया है। तो मैं यही कह रहा हूं कि सरकार की अभी सबसे बड़ी मुश्किल है कि उसे राज्यों के साथ बैठकर ट्रांसपेरेंसी करनी चाहिए कि इतनी वैक्सीन अवेलेबल है, इस तरह की चीजें हम कर रहे हैं, राज्यों में आंकड़ा ये काबू में आ रहा है, आप लोग नियंत्रण में रहिए, इतने दिनों बाद हम ठीक कर देंगे। ये प्रधानमंत्री की तरफ से आना चाहिए, किसी और की तरफ से ये जवाबदेही तय नहीं हो सकती। सारंगी जी, मुझे ये बताइए, वो सवाल बीच में छूट जाएगा कि भारत बायोटेक की डिफरेंशियल प्राइसिंग क्यों है? सरकार का पेटेंट है, सरकार की वैक्सीन है, कंपनी बना रही है, उसको एक सर्टेन प्रॉफिट दे सकते थे आप, सबको एक ही भाव पे मिलती। क्या राज्य ने कहा था क्या, सापरा जी लोगों ने, कि हमको 600 में दिलवाइए, आप 150 में लीजिए? ऐसा था क्या कोई प्लान? डिफरेंशियल प्राइसिंग क्यों है भारत बायोटेक की वैक्सीन में? नहीं, देखिए, एस्ट्राजेनेका की मुझे समझ में आती है कि उसमें ऑक्सफोर्ड का है। जी बताइए। देखिए, मैं अभी सबको सुन रही थी। उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि अभी धीमी गति से रेलगाड़ी चलेगी और इसके बाद जुलाई में ये पिकअप करेगा। अभी 8.5 करोड़ 8.5 करोड़ ये भारत बायोटेक और सेरम की तरफ से दिया जा रहा है। इसमें अगर हम स्पुतनिक को ऐड करेंगे तो ये 30 लाख होगा, लेकिन ये जुलाई तक ये बढ़ के करीबन 13, साढ़े 13, 14 करोड़ हो जाएगा। और इस मैंने प्राइस में पूछा, मैंने कहा प्राइस से कहा गया है। मैं आ रही हूँ। और जहां तक राज्य सरकारों से बातचीत चल रही है कि नहीं, पारदर्शिता है कि नहीं, मैं आप सबको स्पष्टता के साथ कहना चाहती हूं कि कल भी राजेश भूषण जी, जो यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी है, उन्होंने सारे राज्य सचिवों से बातचीत की और क्या बात करते हैं? बात यही करते हैं कि कहां कितनी वैक्सीन की जरूरत है और हम 14 दिन में किसको कितना देंगे। अब राजदा जी, आप सवाल से बच रही हैं। नहीं, आप सवाल से बच रही हैं। मैंने ये सवाल पूछा ही नहीं है। शुरू में आधे घंटे हमने इसी पे डिस्कस किया है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि डिफरेंशियल प्राइसिंग के लिए सर सापरा जी आपने मांगा था क्या? हाँ आइए ना, उसी पे आइए, समय नहीं है, उसी पे आइए। डिफरेंशियल प्राइसिंग क्यों है? डिफरेंशियल प्राइसिंग के ऊपर मैंने बोला, नीरज जी मुझे बोलने को दिया जाए। देखिए, एक मैं आपको बता दूं कि सरकार वैक्सीन की प्राइसिंग में ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व होना चाहती थी कभी भी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरकार इन्वॉल्व नहीं हुई।
अगर कोई कह देता है तो ये बिल्कुल गलत है। सरकार इन्वॉल्व हुई, सरकार कभी नहीं चाहती थी कि ये लोग जो हैं, ये लोग एवरीबडी वुड लाइक प्रॉफिट, एवरीबडी वुड लाइक लाभ, तो ये लोग बहुत ज्यादा प्राइसिंग कर रहे थे। सरकार ने की है भाई वो इनके तो साथ नेगोशिएट करके कम किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अल्टीमेटली मार्केट फोर्सेस विल डिटरमिन। देखिए, प्रॉफिट का सवाल है, हमें बहुत सारे बनाने हैं, अभी 10 मिलियन को हमें 100 मिलियन करना है कोवैक्सीन। और यही तो बात आपको फाइजर वाले समझा रहे हैं कि प्रॉफिट करेंगे हम, उनकी बात आपको समझ में नहीं आ रही है। लेकिन भारत बायोटेक 1200 रुपए में बेचेगा, वो आपको समझ में आ रही है। फिर फाइजर क्या गलत बोल रहा है? अगर वो कह रहा है कि मैं अपने टर्म्स में बेचूंगा, तो वो क्या गलत बोल रहा है? फिर 1200 रुपए में भारत बायोटेक बेचेगा और आप फाइजर को ज्ञान देंगे कि आप इतना कम करो, इतना करो, ये इंडेमनिटी मत लो। आप समझिए ना, डुअल पॉलिसी कैसे चलेगी? आप मुझे बताइए। मैं तो मानता हूँ फाइजर बहुत खराब कंपनी है, बहुत एरोगेंट लोग हैं, सब कुछ ठीक है। नहीं, फाइजर के साथ प्राइसिंग का भी इशू उनके साथ है। $20 से कम की उनकी दवा नहीं है। इस ये रेफ्रिजरेशन में रखना ये बड़ी दिक्कत होगी। हमारा देश है, गर्म देश है। -70 के लिए सुन लीजिए अपराजिता जी, टेक्निकली अपराजिता जी प्लीज लिसन टू मी -70 का उनका जो टेम्परेचर है वो 48 आवर्स तक रेफ्रिजरेशन पे रहता है, उसको मैनेज किया जा सकता है। अभी कल ही एक विद्वान बता के गए कि आप अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हब स्पोक मॉडल पे बनाइए और उसको कर सकते हैं। इसलिए लॉजिस्टिक्स का इशू मत दीजिए। इंडेमनिटी का टेक्निकल इशू है, उसको कैसे सॉल्व करना मुझे नहीं पता। लक्ष्मण, आप कुछ इशारा करते, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो सवाल गया कि डिफरेंशियल प्राइसिंग क्यों है? सरकार का पेटेंट है, फिर क्यों अलग अलग प्राइस? 1200 रुपए क्यों बेचेंगे वो? बिल्कुल, मैं संक्षिप्त में नीरज जी, दो तीन बातें कह दूं, चूंकि समय काफी कम है। पहली बात तो है कि हाँ, पहले अभी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया है, और जो आशान्वित है, आशा देने बनाने वाली है, वो ये कि कोवैक्सीन का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो मई जून तक जो है वो डबल हो जाएगा और जुलाई अगस्त तक वो 6 से 7 गुना बढ़ जाएगा और 10 करोड़ डोज पर मंथ सितंबर 2021 तक लाने की क्षमता में हम रहेंगे। अब प्राइसिंग की जो बात हुई, ये एक बहुत बड़ी वजह थी पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम के फ्लॉप होने के पीछे। और मुझे लगता है कि प्राइसिंग में राज्य सरकार ज्यादा चुका है, राज्य सरकार के वित्तीय खजाने पर बोझ ज्यादा पड़े। आखिरकार बोझ तो आपके ऊपर ही आना है। राज्य सरकार की माली हालत खास्ता होगी तो आपको ही चुकाना होगा। तो केंद्र सरकार को डिफरेंशियल प्राइसिंग नहीं करना चाहिए। अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट पॉलिसी लिबरलाइज जब होगी तो इस पर गंभीरता से सरकार विचार करेगी। एक आखिरी बात वो ये कि अब हम 3rd स्टेज ऑफ वैक्सीनेशन की तरफ जा रहे हैं, जहां कम उम्र, 18 साल से भी कम उम्र के बच्चों को दिया जाना है वैक्सीनेशन। तो सरकार को लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा, किससे वैक्सीन खरीदेंगे, और सबको अभी से आप ऑर्डर दे करके रखिए। ऐसा ना कि फिर पता चले कि जिस 3rd वेव की बात करें, 3rd वेव आए, फिर पता चला कि हमारा वैक्सीन ही नहीं है। तो आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेकर के अभी से परचेज एग्रीमेंट करना पड़ेगा, और इंपोर्ट के नियमों को आसान बनाने के लिए आपको राज्य सरकार से मिलकर कदम उठाने होंगे। जी सापरा जी, लास्ट कमेंट आपका सर। सापरा जी, लास्ट, मुझे तो आपने मौका ही नहीं दिया, मेरा हाथ थक गया हाथ उठा के। देखिए, मैं बहुत देर से सारी बातें सुन रहा हूं। नहीं सर, बताइए। यही कहना चाहता हूं कि बीजेपी की प्रवक्ता ने जिस तरह से 2 स्टेटमेंट की है कि 30 अप्रैल से पहले की बातें भूल जाइए, और फिर उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। क्यों हम 30 अप्रैल के पहले की बातें भूल जाएं? आज जो 4200 लोग रोज मौत हो रही है, ये किस वजह से हो रही है? क्योंकि पहले आपकी प्लानिंग नहीं थी। आज उनके घर पे जाकर के पूछिए जिनके घर के परिजन गुजर रहे हैं। आपने देखा गंगा नदी के अंदर 100 लाशें तैर करके आ रही हैं। पूरे देश के अंदर खौफ का माहौल है, मातम का मंजिर है, और आप कहते हैं कि 30 अप्रैल से पहले की बात मत करिए, फ्यूचर की बातें करिए। वो परिजनों से पूछो जिनको बेचारों को ऑक्सीजन नहीं मिली। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल जो दिल्ली में है, या तमाम सारे हॉस्पिटल दिल्ली, मेरठ, लखनऊ के जो है, जहां पर ऑक्सीजन की वजह से, कल गोवा के अंदर ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं थी तो उस वजह से कम 26 लोगों की मृत्यु हो गई है। उन परिवारों से पूछिए जो आपकी बद इंतजामी थी, वो बद इंतजामी की वजह से। जी सापरा जी, काफी बातें हो चुकी हैं ये वाली। मैं माफी के साथ क्लोज करना चाहता हूं, क्योंकि समय बिल्कुल समय खत्म से बहुत सारी बातें आपकी इसमें कवर्ड हैं। हम लोग इसी पे चर्चा कर रहे हैं कि कैसे और इसको बेटर किया जाए। एक वर्ड में अगर मैं इसको कहूँ ना, तो पुअर प्लानिंग इज द ओनली रीजन। कुछ भी प्लान नहीं किया गया, कभी ये सोचा ही नहीं गया
कि हमारी अपनी वैक्सीन है स्वदेशी, जिस पे हमें गर्व है, उसको बड़े ऑर्डर्स देते, उसको कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए पैसे देते, वो मांगते मांगते बेचारे मर गए, उनको बाद में दिया एकदम, जब इतना देश में हल्ला हो गया, केस बढ़ गए, तब दिया 1700 करोड़ रुपए। ये सब पहले सोचने वाली चीज़ें हैं। जो लोग अपनी पीठ ठोक रहे हैं, मैं भी अपनी पीठ ठोक रहा हूँ कि हमने 17 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया है, उनको अमेरिका से सीखना चाहिए। अच्छी बातें किसी से भी सीखें तो बुराई नहीं होती है। उन्होंने डेवलपमेंट स्टेज पे वैक्सीन बुक कर ली थी, डेवलपमेंट के लिए पैसे दे दिए थे। भारत इतना गरीब देश नहीं है सर, हम कर सकते थे, हमने इग्नोर किया। ये हमारी प्लानिंग थी, इसका खामियाजा हम आज भुगत रहे हैं। और अभी प्लान नहीं करेंगे तो थर्ड वेव के लिए भुगतेंगे, इसलिए ये चर्चा पूरी करना ज़रूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए CNBC आवाज़।